तो हम लोग जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलते हैं कि जो है सर्कुलर पाथ पे घूमता है, एलिप्टिकल पाथ जिसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हमको तो दिखने ये अपना ओरिजिनली चल रहा है, अपना जो उसका है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। अब मेरा मन हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन को जरा ऑब्जर्व करें, यहाँ पर ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। ये जो पाथ है इसका ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इंटेंडेड पाथ, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंडेड। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना चाहिए। अब हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखे नहीं थे, यहाँ देख रहे हैं। तो अपना चल रहा था, जब देख ले रहे हैं तो अपना चल रहा है अंधेरा में, है ना। अब यहाँ से अब अगर हम नहीं देखते तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और अपना इस पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, समझ गए। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर दिए, फोटोन ले आए, ले आए फोटोन, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन मतलब लाइट, है ना। इंसिडेंट फोटोन मतलब गिरने वाला लाइट, लाइट इसके ऊपर गिर रहा है, लाइट इसके ऊपर आ रहा है, समझ गया ना। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट पढ़े हो ना। तो आया लाइट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ा। यहाँ माइक्रोस्कोप है, रूम का लाइट ऑन कर दिए, माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किए। तो जैसे ही लाइट पड़ा, ये जो रास्ता इसका ओरिजिनल रास्ता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ा इसका क्या हो गया, वेलोसिटी जो है इसका बढ़ जाएगा। ये रास्ता इसका बदल जाएगा, इधर हो जाएगा, भाग जाएगा सीधा आगे। अब इसका ट्रेजेक्टरी यहाँ आके होगा, समझ गया कि नहीं। ओरिजिनली ये जाता इस पर, लेकिन जैसे ही लाइट एनर्जी चला इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, है ना। जब गाड़ी तुम तेज चलाते हो तो मोड़ने में दिक्कत होती है ना, जहाँ पर मोड़ना चाहते हैं वहाँ नहीं मुड़ता है, कहीं और आगे जाके मुड़ता है, हाँ। तो जब इसका हम स्पीड बढ़ा देंगे तो अब यहाँ पर मुड़ेगा ये से। जैसे उसके ऊपर लाइट बढ़ा, इसका स्पीड बढ़ गया, जब स्पीड बढ़ेगा तो अब यहाँ मुड़ेगा ही नहीं, यहाँ थोड़ा सा आगे जाके मुड़ेगा, होता है ना। जब स्पीड हम बढ़ाते हैं और हमको जहाँ पर मुड़ाना है वही मुड़ाना है, तो गाड़ी को क्या करते हैं, पहले से स्लो कर देते हैं। पहले से स्लो अगर करके रखेंगे तो जहाँ चाहेंगे वहीं पर गाड़ी मोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर अचानक डिसीजन लिए कि अब हमको मोड़ना है और गाड़ी तेज है तो हम नहीं मोड़ पाएंगे, ठीक है। एक्सीडेंट होगा, गड्ढा में नजर आएंगे, है ना, यही होता है ना। तो अगर हमको मोड़ना है तो गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। यहाँ पर स्लो नहीं हो रहा है, यहाँ तो फास्ट हो रहा है। तो जहाँ पर मुड़ना था वो मुड़ेगा नहीं, आगे जाके मुड़ेगा। तो इसीलिए वो अपना रास्ता, नया रास्ता चुन लिया, समझ गए। ये हो गया न्यू पाथ, ये हो गया न्यू पाथ, रास्ता बदल लिया ना। तो हम तो इसी को देखेंगे, नया रास्ता को। ओरिजिनल तो दिखा नहीं, तो ओरिजिनल पोजीशन कैसे पता चलेगा, ओरिजिनल वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, कभी संभव है। जब वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करेंगे तो पोजीशन पता चलेगा, पोजीशन को नेग्लेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी पता चलेगा। दोनों एक साथ हम पता नहीं कर पाएंगे एक्यूरेसी के साथ। जब दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों में ही एरर रहेगा, एक को नेग्लेक्ट करेंगे तो दूसरे में एक्यूरेसी आएगा। तो एक साथ तो दोनों एक्यूरेट हमको पता नहीं चलेगा, यही तो समस्या है, समझ गए। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ गया। ये वाला जो है ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री पाथ बोलते हैं ना इसको। ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है किसका, ओरिजिनल पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन चलता है। और हम यहाँ पर डिसाइड किए कि अब इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे देखने के लिए लाइट एनर्जी दे दिए, लाइट एनर्जी दिए तो देखते हैं कि वो सीधा आगे भाग गया, ओरिजिनल पाथ को छोड़ दिया, समझ गए। आई बात समझ में। यही कारण है कि हम एक साथ जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं पोजीशन को और वेलोसिटी को। और जब वेलोसिटी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं
एक्यूरेसी के साथ, तो मोमेंटम भी एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं है तो मोमेंटम एक्यूरेट होगा? नहीं होगा। आगे बात समझ में? क्लियर? अब इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली कैसे हम लिखते हैं? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी, समझ गए? हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। ठीक है? हाइजेनबर्ग ने बताया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बहुत स्टडी किए, बहुत स्टडी करने के बाद वो देखे कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा भी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम वो मिनिमम h बाय 4 पाई होता है, मिनिमम h बाय 4 पाई होता है, या उससे ज़्यादा होता है। मिनिमम कितना होगा? h बाय 4 पाई। ठीक है? और उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। समझ गए ना? अब डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है ना? मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं है ये, मतलब पोजीशन में कितना चेंज हुआ है वो बता रहा है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी कितना उसमें एरर हो सकता है वो बता रहा है। वेलोसिटी में कितना एरर हो सकता है वो बता रहा है। ठीक है ना? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई होगा। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। पाई जानते ही हो कितना हो? कांस्टेंट ही है, वो सब कांस्टेंट है यहाँ पर। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर मैक्रो पार्टिकल लाइक अस। ठीक है? जो चीज़ दिख रहा है उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ दिख रहा है उसके ऊपर लाइट से कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता है। मतलब दूसरा इम्पैक्ट ला सकता है लाइट एनर्जी, लेकिन पोजीशन और वेलोसिटी में लाइट एनर्जी कोई खास चेंज नहीं लाता है। मैक्रो पार्टिकल में जो भी पार्टिकल दिखता है, जो भी पार्टिकल हमको आँख से डायरेक्टली दिख रहा है, वो सारा क्या है? मैक्रो पार्टिकल है। और मैक्रो पार्टिकल के ऊपर लाइट के प्रेजेंस होने के बाद उसके पोजीशन में और वेलोसिटी में नेग्लिजिबल चेंज होता है। ठीक है ना? इसलिए वो हम यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये उसके लिए एप्लीकेबल है जो दिखता नहीं है, यानी जो माइक्रो पार्टिकल है। समझ गए? क्लियर आ गया बात समझ में? तो इसको हम अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? अगर m से मल्टीप्लाई कर दें तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा ना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर हम इसको m इंटू डेल्टा भी लिखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन h बाय 4 पाई हो जाएगा। ठीक है? m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भी तो फिक्स ही रहता है, ये भी कांस्टेंट ही है, इसको भी हम इधर ला सकते हैं। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा भी इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई m भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास तो फिक्स होता है हर चीज़ का, है ना? वो भी कांस्टेंट ही है, तो सारे कांस्टेंट को हम एक साथ लिख सकते हैं। इसको और एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, ये m डेल्टा भी है ना, ये m डेल्टा भी है कि नहीं? तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, m डेल्टा भी क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा p, स्मॉल p मोमेंटम होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। तो मैथमेटिकली इतने तरीके से हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? और डेल्टा एक्स क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। डेल्टा वी क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद डेल्टा पी क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, समझ में आ गया? हाँ? उसके बाद एच जान रहे हो, प्लांक्स कांस्टेंट है, एम क्या है? मास है। प्लांक्स कांस्टेंट और एम क्या हो गया? मास ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है सबके लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ गया या नहीं? हाँ? तो अब आगे जो है हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। अच्छा, और एक चीज़ है, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको हो जाएगा। दोनों प्रोडक्ट हैं तो एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन होगा। ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको एक कांस्टेंट हम मान सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स, और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन। मान लो कि ये बराबर हो जाए, इसके बराबर मान लेते हैं कि बराबर हो, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट तो है ना, उसको एक कांस्टेंट कर दिए। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाई डेल्टा पी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाई डेल्टा पी लिख सकते हैं। इसको हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है, हम यहाँ पर इक्वल टू यूज कर लिए, ठीक है। ग्रेटर तो होगा, इक्वल टू के बाद आगे बात करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद डेल्टा पी को हम उधर ले जाएंगे, डिवीजन हो जाएगा, तो कांस्टेंट इंटू 1 बाई डेल्टा पी लिख सकते हैं ना। हाँ? अब और अभी इसको फिर आगे क्या लिखेंगे? अब हम कांस्टेंट को हटाएंगे, क्या करेंगे? कांस्टेंट को हटाना है, क्या करेंगे? हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन देते हैं। कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ठीक है। समझ में आया? है? इसको भी हम उस तरीके से कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं उस तरीके से। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं ना। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 बाई डेल्टा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं? उसके बाद डेल्टा एक्स, इस कांस्टेंट को हम हटाएंगे, क्या देंगे? प्रोपोर्शनैलिटी साइन 1 बाय डेल्टा। तो डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा बी। मतलब अगर अनसर्टेनिटी अगर पोजीशन में बढ़ गया तो इसका अनसर्टेनिटी घट जाएगा। अगर डेल्टा बी बढ़ जाए तो डेल्टा एक्स घट जाएगा। यानी एक का अनसर्टेनिटी बढ़ाएंगे तो दूसरे में सर्टेनिटी बढ़ जाएगा, दूसरे का अनसर्टेनिटी डिक्रीज होता है। वैसे ही अगर डेल्टा पी बढ़ जाए तो डेल्टा एक्स घटेगा। डेल्टा एक्स घटेगा मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घट जाएगा। आई बात समझ? और अगर डेल्टा एक्स बढ़ जाएगा तो डेल्टा पी डिक्रीज कर जाएगा, यानी डेल्टा पी का अनसर्टेनिटी कम हो जाएगा। यानी एक का अनसर्टेनिटी कम करेंगे तो दूसरे का सर्टेनिटी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? ये सारे रिलेशनशिप से समझ में आ गया?
ठीक है, तो एक रिलेशनशिप ये याद रखना है और एक रिलेशनशिप यहाँ निकाल दिए, लिख लोगे ना, तो दिक्कत नहीं है ना, जहाँ जहाँ जैसे लिखे वैसे मालूम है, इसी तरह से लिखते जाना। ठीक है, समझ में आया? क्लियर?